नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू आपका इस नई टॉपिक में स्वागत करता हूं। ये नए टॉपिक का नाम है लागत लाभ विश्लेषण, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हम एक बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब किसी भी व्यावसायिक जगत के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री में, या हम ये कह सकते हैं कि जब कोई बड़ी प्रोजेक्ट जब शुरू की जाती है जिसके ऊपर बहुत पैसा खर्च होता है, तो हो सकता है कि इस तरीके की जो प्रोजेक्ट होती है उनको पूरा करने के लिए आपके पास कई विकल्प होते भी हो सकते हैं। तो जब हम किसी प्रोजेक्ट को चयन करते हैं कि भाई हमें ये काम कार्य करना है या ये प्रोजेक्ट करनी है जिस पर बहुत पैसा खर्च होने वाला है, तो उस प्रोजेक्ट का हम सेलेक्ट करें या नहीं करें, यानी उस प्रोजेक्ट को हम एक्टिवेट करें या नहीं करें, इससे पहले क्या किया जाता है? उससे पहले उसकी जो है उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि मोस्टली उसके वित्तीय पहलुओं के ऊपर गौर किया जाता है। और वित्तीय पहलुओं के अंतर्गत क्या आता है? उस प्रोजेक्ट के स्थापित होने के बाद में फ्यूचर में जो उससे इन्फ्लोज होंगे, जो कैश इन्फ्लोज आएंगे, उनके ऊपर विचार किया जाता है। और जो एनुअली जो उसके ऊपर जो आउटफ्लोज होंगे उन पर विचार किया जाता है। और जो उस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए जो इनिशियल कैपिटल आउटफ्लो होगा उस पर विचार किया जाता है। ये सभी इनिशियल कैपिटल आउटफ्लो, एनुअल कैश आउटफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लोज होने वाले जो फ्यूचर कैश इनफ्लोज हैं, ये सभी वित्तीय पहलू होते हैं, ये सभी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं किसी परियोजना को सेलेक्ट करने के बारे में। ये बातें हम अच्छी तरह से जानते हैं कैपिटल बजटिंग के अंदर या कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस के अंतर्गत। ये इस प्रकार के विश्लेषण कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के द्वारा लिए जाते हैं। ये हमारा पहला, जो कि व्यावसायिक और औद्योगिक जगत में ऐसा ही होता है क्योंकि वहां पर फाइनेंशियल को ज्यादा देखा जाता है। लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी होता है और ये है प्राय ऐसा ही किया जाता है, लेकिन आर्थिक और वित्तीय पहलुओं के आधार पर लिए गए निर्णय कभी कभी समाज के लिए उपयोगी हों, ये आवश्यक नहीं होता। ये आवश्यक नहीं होता। इसी प्रकार से आर्थिक रूप से कभी कभी हानिप्रद या लागत की दृष्टि से हानिप्रद होते हुए भी सामाजिक उपयोगिता अधिक होने पर उस प्रोजेक्ट को स्वीकार कर लिया जाता है। सामाजिक रूप से उपयोगी होने पर भी उसको स्वीकार कर लिया जाता है। तो ऐसा मोस्टली कहां होता है? कोई प्राइवेट सेक्टर तो ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो हानि उठा करके सर्वाइव नहीं करेगा। तो ऐसा कौन कर सकता है? ऐसे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में होता है। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं, बिकॉज दे आर फंडेड बाय द गवर्नमेंट, तो वो सरकार उनको स्थापित करती है। तो सरकार जब उस पर इन्वेस्टमेंट करती है तो वो फिर ये नहीं देखती कि भी उससे लाभ होगा, ये फायदा जो है वो फाइनेंशियल के रूप में उसका फायदा होगा। वो सामाजिक उपयोगिता को ज़्यादा दृष्टिगत रखते हुए किसी प्रोजेक्ट को हाथ में लेती है और उसको स्थापित करती है। तो इन उद्योगों का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्रीज को, बल्कि दीर्घ काल में समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी सिद्ध होना होता है। ऐसी स्थिति में लागत लाभ विश्लेषण की बजाय हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में लागत उपयोगिता विश्लेषण होता है, वो किया जाता है। तो एक तो बात, इसका नाम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, वो हम यहां पर किसी ऐसी यूनिट के बारे में नहीं देख रहे जो जिसमें केवल लाभ और फाइनेंशियल को देखा जाता है। यहां पर उसके सामाजिक एस्पेक्ट को भी अपने ध्यान में रख रहे हैं। तो उस दृष्टि से हम विचार करें तो ऐसी स्थिति में जो है वो लागत सामाजिक उपयोगिता विश्लेषण होता है। इसका एक उदाहरण हम ये देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी सार्वजनिक जो परिवहन सेवा है किसी राज्य की, और वो उस गवर्नमेंट के अधीन है, मान लो उस पर 51% उसके अंदर जो पूंजी है वो गवर्नमेंट की लगी हुई होती है। तो 51% या उससे ज़्यादा, तो वो सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत वो लोक परिवहन सेवा होती है। अब मान लीजिए ऐसी परिवहन सेवा चलाने में सरकार को घाटा लग रहा है, उसके बावजूद भी वो सेवा चालू रहती है, बंद नहीं की जाती, क्योंकि उससे पब्लिक को
फायदा होता है, वो पब्लिक के इंटरेस्ट में होती है, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं वो अपना एकाधिकार न कर सकें। इसलिए वो जो है वो पब्लिक सेक्टर की जो वो सेवा है वो जारी रहती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो ऐसी परियोजना हो सकती है कि जिससे समाज में लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिले और वो देश के लिए, राष्ट्रहित के लिए ज़रूरी हो। तो ऐसी परियोजनाएं जो है वो उसमें लाभ नहीं देखा जाता फाइनेंशियल दृष्टि से, बल्कि सामाजिक हित अधिक देखा जाता है। तो ये बात यहाँ पर अपन ने देखा है। इसी प्रकार से जी किसी उद्योग की स्थापना से हो सकता है कि लागत अधिक आए, किंतु दीर्घ काल में उससे रोजगार और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होती है, तो उसको चालू किया जा सकता है। अब देखिए इसके प्रमुख आधार क्या होते हैं। सामाजिक आवश्यकता के निर्धारण के प्रमुख आधार क्या हो सकते हैं। सामाजिक आवश्यकता से संबंधित निर्धारण के प्रमुख आधार का मतलब यहां पर यह है कि जब हम किसी परियोजना को एक्सेप्ट करते हैं तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके ऊपर जो उसको एक्सेप्ट करने के पीछे बेसिक क्या दृष्टिकोण हमारा रहता है, तो उसमें एक तो रोजगार क्षमता की कसौटी होती है, यानी एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरियन होता है कि तो उसमें ये देखा जाता है कि उस परियोजना के स्थापित करने से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये इसका एक दृष्टिकोण हुआ कि भाई एक इकाई उसके अंदर इन्वेस्ट करने पर या लागत लगाने पर उससे अतिरिक्त रोजगार कितना आएंगे, इस आधार पर उस परियोजना को निर्णय लिया जाता है। हम जानते हैं अच्छी तरह से कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, जो विकासशील देश होते हैं, उसमें इस क्राइटेरिया को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि जब पब्लिक सेक्टर, जब इंडस्ट्री या एंटरप्राइजेज को प्रोत्साहन किया जाता है, जिसके अंदर पब्लिक फंड्स को इंड्यूस किया जाता है, तब यहाँ पर ये दृष्टिकोण है वो बड़ा काम का होता है। इसके बाद में आता है कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या बताता है कि एक अतिरिक्त इकाई के विनियोजन से प्रत्याशित जो प्राप्ति होती है उसको, उसकी संभावना का पता इसके अंतर्गत लगाया जाता है। जब विकासशील देशों के अंदर ये होता है कि भी कितना कैपिटल आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस कैपिटल से जो देश की अर्थव्यवस्था और जीडीपी में कितना इसमें इंक्रीज होगी, कितने लोगों के लिए रोजगार इसके अंदर के अलावा उससे जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितने प्लस पॉइंट्स होंगे, वो यहाँ पर देखा जाता है। यानी अर्थव्यवस्था में कितना उछाल आएगा उससे, ये उसके अंदर एस्पेक्ट देखा जाता है। तो ये एक तरह से कैपिटल आउटपुट रेशियो हुआ। तीसरी बात इसके अंतर्गत है कि एक प्रति इकाई लागत से जो उपयोगिता में कितनी वृद्धि हुई है, प्रति इकाई लागत उपयोगिता में वृद्धि कितनी हुई है, यानी एक यूनिट अतिरिक्त पैसा लगाने से जो उपयोगिता है वो कितने परसेंट वृद्धि हुई। किसी भी परियोजना में एक इकाई धन के विनियोजन से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी इसके अंतर्गत जो है वो पर यूनिट कॉस्ट यूटिलिटी में जो है वो रेशियो में जो वृद्धि होती है वो देखी जाती है इसके अंतर्गत। तो ये भी एक तरह से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की बात ही कही है। विदेशी मुद्रा लाभ कसौटी, ये जो फॉरेन एक्सचेंज क्राइटेरियन क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि इस प्रकार का कसौटी को जब ध्यान में रखा जाता है तो निर्णय लेने के अंतर्गत क्या हो गया कि हो सकता है कि वो परियोजना जो है वो मान लीजिए सामाजिक रूप से तो वो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, और फिर भी उस परियोजना को घाटा उठा करके क्यों चालू रखा जाए, क्योंकि वो एक ऐसी परियोजना स्थापित की गई है जिसमें यद्यपि कुछ घाटा लग रहा है कॉस्ट की दृष्टि से, लेकिन वो हमें अगर विदेशी मुद्रा कमा के देती है, और विदेशी मुद्रा की हमें सख्त आवश्यकता है। हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज नहीं होने के कारण से हम कोई हेल्थ से संबंधित इक्विपमेंट, मेडिसिन या कोई अपने डिफेंस नीड्स की जो हथियार हैं वो नहीं खरीद सकते, तो फिर ऐसी स्थिति में उस परियोजना को विदेशी मुद्रा लाने के लिए स्थापित करना जरूरी हो जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट का हो गया, देश के आर्थिक विकास का हो गया, विदेशी मुद्रा से संबंधित जरूरत हो गई, और इसके अलावा जो है वो कॉस्ट बेनिफिट का जो अनुपात कसौटी है वो भी इसके अंतर्गत जरूरी हो जाती है। और जो इसमें लागत के लाभ से की तुलना करने की बजाय हम लागत की उपयोगिता से तुलना करते हैं कि भी लागत से लाभ नहीं हो रहा लेकिन उससे उपयोगिता कितनी बढ़ रही है। कि उपयोगिता का माप करना जो होता है वो एक जटिल कार्य होता है। भाई लागत से हमें पैसा तो नहीं आ रहा, कैश इनफ्लोज नहीं होंगे या कम होंगे,
मतलब कम होंगे, लेकिन इससे जो 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 यूटिलिटी है, उसकी जो उपयोगिता है समाज के अंदर, वो ज़्यादा होगी। अब उपयोगिता को कैसे मापा जाए, एक बड़ा जटिल कार्य होता है। फिर भी ये सभी प्रकार के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन, मतलब उसका जो सामाजिक प्रभाव होगा वो इस प्रकार की परियोजना के लिए कसौटी होगा कि उससे कितना सामाजिक उसके रूप से वो कितनी उपयोगी हो पाएगी, ये इसके अंतर्गत देखा जाता है। तो ये अनुपात जो है वो निकालने वाली बात हो गई। अब ये इसके विश्लेषण की विधियां क्या होती हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है कि विश्लेषण की विधि यानी प्रोसीजर क्या होता है, उसका विधि के बारे में अपने को ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि पहले तो समस्या का निर्धारण करना होता है। लागत लाभ विश्लेषण के लिए समस्या का निर्धारण करने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी परियोजना के संबंध में समस्या का निर्धारण करना पहला कार्य होता है। और यह समस्या का निर्धारण क्या होता है कि उस समस्या, उस परियोजना, किसी भी परियोजना के तहत जो भावी लागतों का निर्धारण करने की समस्या और भावी उपयोगिता की निर्धारण करने की समस्या, यह समस्या हमारी सबसे पहली समस्या हुई। अब भावी लागतों का निर्धारण की समस्या और भावी आगतों के निर्धारण की समस्या जब हम करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कई विकल्प उपलब्ध होते हैं। जैसे अपन जानते हैं कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं मार्केट के अंदर, डिफरेंट प्रकार के अल्टरनेटिव्स अपने पास उपलब्ध हैं। और जैसे उसके अंतर्गत ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा जमीन भी उपलब्ध कराई जा सकती है। दूसरा, सरकार द्वारा उसके लिए अन्य दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा सकती हैं, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट से संबंधित सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो ये जो सुविधाएं जब उपलब्ध करवाने के बारे में जब बातें होती हैं तो ये क्योंकि जब ये हो गया कि भी आपको एक सामाजिक या उपयोगिता आपको बढ़ाने के लिए और कोई इन्वेस्टमेंट करने होते हैं, तो फिर उसके विकल्प क्या है, तो उन विकल्पों के ऊपर विचार किया जाता है और उसके बाद में लागत लाभ का आकलन किया जाता है। लागत लाभ का आकलन किया जाता है तो जितनी परियोजनाएं मार्केट में उपलब्ध होती हैं या जो करनी होती हैं, उनकी जो लॉन्च करनी होती है प्रोजेक्ट, तो उसकी देखा जाता है कि उसकी संभावित लागत क्या है और उससे प्राप्त होने वाला रिटर्न क्या है। इन दोनों का अनुमान लगाना जो होता है वो एक महत्वपूर्ण इसके अंदर कार्य होता है। तो ये अनुमान लगाया जाता है और उसके बाद में जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं कॉस्ट बेनिफिट के विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट के बारे में, सर्वश्रेष्ठ जो विकल्प होगा, जो सबसे ज्यादा, जो सामाजिक दृष्टि से भी उपलब्ध होगा, जो लो कॉस्ट को भी न्यूनतम करेगा, तो ऐसी जो प्रोजेक्ट है उसको उसके अंदर जो स्वीकार किया जाता है। और ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि विभिन्न विकल्पों की लागत और उपयोगिता विश्लेषण के बाद में निर्णय लिया जाता है। जो बेस्ट सूटेबल डिसीजन होगा उसको सर्वोत्तम का चयन किया जाएगा। और ये कार्य विशेष तौर से पूंजी बजटिंग जो है, कैपिटल बजटिंग के अंतर्गत ये कार्य किया जाता है। तो कैपिटल बजटिंग में यही प्रोसीजर होता है कि पहले हम डिफाइन द प्रॉब्लम करते हैं, फिर डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को उसके अंदर जो है वो उनका ज्ञान करते हैं, फिर उनका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं और फिर बेस्ट अल्टरनेटिव का सिलेक्शन करते हैं। अब इसकी सीमाएं क्या हैं, इस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस या कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस के जो हैं वो क्या क्या सीमाएं सीधी सी बात है। पहली बात तो ये हो गई कि ये कह दिया कि आप भावी लाभ और भावी लागतों का अनुमान लगाओगे, तो भावी लाभ और भावी लागतों का अनुमान लगाना बहुत कठिन होता है, उनका पूर्वानुमान लगाना बहुत ही कठिन कार्य होता है। और फिर बात यह है कि इसके अंतर्गत कुछ अल्पकालीन और कुछ दीर्घकालीन लागतें और लाभ होते हैं, तो उनका बंटवारा करना कि ये अल्पकालीन है ये दीर्घकालीन है, तो वो भी एक बड़ा कठिन कार्य होता है। और भविष्य में कितने एक्टिविटी लेवल पर वो प्रोजेक्ट काम करेगी, 10%, 20%, 70%, 80%, तो कितने लेवल पर काम करने पर उसकी लागतों का और आगतों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बड़ा कठिन कार्य होता है। तो कहने का मतलब यह है कि भविष्य के बारे में आप कॉस्ट का, उनकी बेनिफिट्स का वो जो एनालिसिस है वो एक बड़ा ही कठिन कार्य होता है, क्योंकि भविष्य के बारे में लेकिन फिर भी आज की आधुनिक रूप से जो टेक्नोलॉजी की दृष्टि से जो उपलब्ध टेक्निक्स हैं उनका यूज करते हुए हम बहुत कुछ सत्य के निकट अनुमान लगा सकते हैं। ये एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा सहयोग इसमें लिया जा सकता है। तो आज के इस व्याख्यान में हम इतनी ही बातें देखेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।